हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने जो आपका सब्जेक्ट है GPB 311 जिसका टाइटल है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट, इसका लेक्चर नंबर अपने आज करेंगे सेकंड। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपने जो क्रॉप स्टार्ट की थी राइस, तो राइस के बारे में अपने 4-5 पॉइंट पढ़ लिए थे। ठीक है, आज अपने राइस के वो पॉइंट पढ़ेंगे जो अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर नहीं पढ़े थे। तो आज अपने इसके 2 पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो अपने पढ़ेंगे गोल्डन राइस के बारे में, फर्स्ट अपने पढ़ेंगे गोल्डन राइस जिसे अपने हिंदी में कहते हैं सुनहरा चावल। ठीक है, और जो सेकंड अपना टॉपिक होगा मेन वो होगा हाइब्रिड राइस जिसे अपने कहते हैं संकर दान। ठीक है, तो अपने सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं गोल्डन राइस या सुनहरा चावल। ठीक है, कि गोल्डन राइस क्या होता है? ऐसा राइस या ऐसा चावल जिसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है उसे अपने क्या कहते हैं? गोल्डन राइस कहते हैं। इस राइस से पहले जो नॉर्मल चावल था उसके अंदर विटामिन ए एब्सेंट होता था। ठीक है, कि जो पहले चावल या राइस का प्लांट था उसके अंदर जो विटामिन ए है वो क्या था? एब्सेंट था या अनुपस्थित था। ठीक है, तो जो लोग चावल का या राइस को ज़्यादा खाते हैं, राइस का ज़्यादा सेवन करते हैं, उनमें विटामिन ए की कमी हो जाती थी। ठीक है, और विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा डिजीज़ हो जाती थी, कौन सा रोग होता था? रतौंधी रोग हो जाता था। तो इस कारण राइस के अंदर विटामिन ए को लाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्लांट है डैफोडिल। ठीक है, डैफोडिल प्लांट के अंदर 3 जीन प्रेजेंट होते हैं जो विटामिन ए का फॉर्मेशन करते हैं। डैफोडिल प्लांट से उन तीनों जीनों को निकाला गया और वो 3 जीन कौन कौन से थे? फाइटोन सिंथेस, फर्स्ट है फाइटोन सिंथेस, सेकंड था फाइटोन डिसेंचुरेस। ठीक है, थर्ड था लाइकोपिन साइक्लस। इन तीनों जीनों को कौन से प्लांट से निकाला गया? डैफोडिल प्लांट से निकाला गया। ठीक है, और इन तीनों जीनों को जो चावल का प्लांट है, राइस का प्लांट है, उसके अंदर एंटर करवा दिया गया। इन तीनों जीनों के कारण चावल के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? बीटा कैरोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बीटा कैरोटीन आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करता है? विटामिन ए का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार गोल्डन राइस है ये डेवलप हो गया कि जो पहले नॉर्मल चावल थे उसके अंदर विटामिन ए एब्सेंट था जिसके कारण कई सारी डिजीज़ हो जाती थी इस विटामिन की कमी के कारण। तो राइस के अंदर विटामिन ए को लाने के लिए साइंटिस्टों ने जो डैफोडिल प्लांट है इसके जो 3 जीन हैं कौन कौन से? फाइटोन सिंथेस, फाइटोन डिसेंचुरेस और थर्ड कौन सा है? लाइकोपिन साइक्लस। इन तीनों जीनों को राइस के अंदर एंटर करवाया गया। इनके कारण किसका फॉर्मेशन होता है? बीटा कैरोटीन का। और ये जो बीटा कैरोटीन है ये किसका प्रीकर्सर होता है? विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इस बीटा कैरोटीन के कारण चावल में विटामिन ए का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार साइंटिस्टों ने जो गोल्डन राइस था या सुनहरा चावल था वो डेवलप किया। तो जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम के अंदर इन जीनों के बारे में कभी भी नहीं पूछा गया। ठीक है, या तो सिंपल 2 नंबर में पूछा जाता है गोल्डन राइस के बारे में कि गोल्डन राइस क्या होता है, या बस सिर्फ आपने ये याद रखना कि गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है? विटामिन ए प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं जो अपना आज का मेन टॉपिक है हाइब्रिड राइस या संकर दान। ठीक है, कि हाइब्रिड राइस को या हाइब्रिड राइस क्या होता है, इसको किसने डेवलप किया था? तो अपना मेन टॉपिक है आज का हाइब्रिड राइस। या संकर दान। तो हाइब्रिड राइस क्या होता है? जैसे अपने हाइब्रिड प्लांट होते हैं, मतलब कोई भी 2 वैरायटी हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लांट की कोई एक्स वैरायटी होगी, एक वाई वैरायटी होगी। जब इन दोनों में अपने क्रॉस करवाएंगे तो
जो अपने को प्लांट प्राप्त होगा वो कौन सा प्लांट होगा, अपना हाइब्रिड प्लांट होगा। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस हाइब्रिड राइस को डेवलप किसने किया था। तो जो साइंटिस्ट है वो चाइनीज साइंटिस्ट था, चाइना का साइंटिस्ट था युआन लॉन्ग पिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या है, युआन लॉन्ग पिंग, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हाइब्रिड राइस डेवलप किया, इसीलिए ये जो साइंटिस्ट है इसको अपने कहते हैं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक है। तो इसका आपने नाम याद रखना है, युआन लॉन्गपिंग, चाइना का ये साइंटिस्ट था, इसको अपने कहते हैं फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। सबसे पहले हाइब्रिड राइस किसने डेवलप किया था, इसी साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। तो हाइब्रिड राइस को डेवलप करने के 3 मेथड होते हैं, अपने उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड है, सबसे पहले अपने तीनों का नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके उन तीनों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है 3 लाइन मेथड, सेकंड है 2 लाइन मेथड और थर्ड आ जाएगा 1 लाइन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे 3 लाइन मेथड के बारे में। इस 3 लाइन मेथड को अपने CGMS भी कहते हैं। क्या कहते हैं, CGMS, जिसके बारे में आपने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ा था मेल स्टेरिलिटी के अंदर। इस CGMS की फुल फॉर्म क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। क्या होती है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं, इसके अंदर 3 लाइनें होती हैं। कौन कौन सी वो 3 लाइनें होती हैं, एक तो होती है फर्स्ट A लाइन, B लाइन और R लाइन। आपने पढ़ा होगा जो A लाइन है वो क्या होती है, मेल स्ट्राइल। B लाइन किस प्रकार की होती है, मेल फर्टाइल। और जो R लाइन है ये भी क्या होती है, मेल फर्टाइल, ठीक है। B लाइन को अपने मेंटेनेंस लाइन भी कहते हैं और R लाइन को अपने रीस्टोरर लाइन भी कहते हैं। आपने याद रखना है कि जो A लाइन है, A लाइन क्या होती है, होमोजाइगस रिसेसिव होती है। किस प्रकार की होती है, होमोजाइगस रिसेसिव होती है। और जो B लाइन है ये होती है हेट्रोजाइगस रिसेसिव, मतलब इसके अंदर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, ठीक है। तो ये किस प्रकार का हो गया, हेट्रोजाइगस या विषम युग्म जी, कि जो B लाइन है वो किस प्रकार की होती है, हेट्रोजाइगस विषम युग्म जी। और जो R लाइन है वो किस प्रकार की होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। किस प्रकार की होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट। और B लाइन किस प्रकार की होती है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। कि ये जो कैपिटल है ये क्या कर जाएगा, डोमिनेंट कर जाएगा, कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होती है, जिसके कारण ये फर्टाइल होती है। लेकिन किस प्रकार की लाइन कहलाती है, ये मेंटेनेंस लाइन कहलाती है, ठीक है। तो ये 3 लाइनें होती हैं इस मेथड के अंदर, A लाइन, B लाइन और R लाइन। और इस 3 लाइन मेथड के द्वारा अपने राइस का जो हाइब्रिड सीड है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में समझते हैं कि किस प्रकार इस मेथड के द्वारा अपने हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए अपने यहाँ पर 2 लाइनें बनाई थी अपने, फर्स्ट थी A और B लाइन, ठीक है। A लाइन किस प्रकार की होती है, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव। B लाइन किस प्रकार की होती है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। जब अपने इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे, A लाइन में और B लाइन में, और जो F1 जनरेशन आएगी, ये A लाइन किस प्रकार की थी, A लाइन थी अपनी स्ट्राइल और B लाइन किस प्रकार की थी अपनी फर्टाइल, ठीक है। स्ट्राइल थी और B लाइन किस प्रकार की थी, अपनी फर्टाइल थी। जब अपने दोनों में क्रॉस करवाएंगे तो किस प्रकार के अपने को प्लांट प्राप्त होंगे, फर्स्ट जो अपने पास प्लांट आएगा वो किस प्रकार का होगा,
इस प्रकार का, मतलब ये प्लांट किस प्रकार का होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब किस प्रकार का होगा ये, फर्टाइल। सेकंड जो प्लांट आएगा वो किस प्रकार का होगा, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब किस प्रकार का होगा, स्टेराइल। थर्ड जो प्लांट आएगा अपने पास ये किस प्रकार का होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, मतलब ये किस प्रकार का होगा, फर्टाइल। और फोर्थ टाइप का जो अपने पास प्लांट होगा वो किस प्रकार का होगा, होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब वो भी किस प्रकार का होगा, बंध्या होगा, स्टेराइल होगा। तो F1 जनरेशन में ये अपने पास 4 प्रकार के प्लांट होंगे, जिसमें से 2 फर्टाइल होंगे और 2 क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। मतलब F1 में जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1:1, मतलब उतने ही अपने पास होमोजाइगस रिसेसिव होंगे और उतने ही अपने पास हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे, मतलब उतने ही अपने पास फर्टाइल प्लांट होंगे और उतने ही अपने पास क्या होंगे, स्टेराइल प्लांट होंगे। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा अपने को, कि मान लो अपने पास जो ए लाइन है इसका 10 kg सीड था, अपने पास 10 किलो सीड था, ठीक है। लेकिन जब अपने इसका क्रॉस अपने करवाएंगे बी लाइन के साथ, ठीक है, तो अपने जो इसकी क्वांटिटी है उसको अपने F1 जनरेशन में बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कि 10 किलो सीड था इसका, लेकिन यहाँ पर भी ये जो प्लांट हैं ये भी कौन सी जनरेशन, ये भी कौन सी होंगे, ए लाइन के प्लांट हैं, क्योंकि ए लाइन में कौन से प्लांट थे, मेल स्टेराइल प्लांट थे। तो अपने F1 पीढ़ी में से इन मेल स्टेराइल प्लांट को छांट लेंगे और इनकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अपने A और B के बीच में क्रॉस क्यों करवाते हैं, क्योंकि जो A होता है, A जो अपनी लाइन होती है उसके अंदर जितने भी सीड्स होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, अपने उनके नंबर्स को बढ़ाने के लिए अपने जो A लाइन है इसका अपने B लाइन के साथ क्रॉस करवाते हैं। इसीलिए अपने B लाइन को मेंटेनेंस लाइन भी बोलते हैं। फिर आप आगे अपने नेक्स्ट क्या करेंगे, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए अपने क्या करते हैं, यहाँ से अपने F1 जनरेशन में से जो A लाइन होती है उसके प्लांट्स को अपने छांट लेते हैं, उसके प्लांट्स को अपने अलग कर लेते हैं और उसका अपने क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, R लाइन के साथ। हमेशा जब अपने हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने होते हैं तो किसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, किन 2 लाइन्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, A लाइन और R लाइन। ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जहाँ पर भी सीड, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस होगा तो कौन कौन सी लाइंस के बीच में अपने क्रॉस करवाएंगे, A लाइन और R लाइन के बीच में। अपने A का B के साथ सिर्फ उसकी जो नंबर होते हैं उसको अपने मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने क्रॉस करवाते हैं। हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए अपने A और R के बीच में क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे कि जो A लाइन थी उसमें क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव था, R लाइन होमोजाइगस डोमिनेंट था, ठीक है। अब इनमें अपने जब क्रॉस करवाएंगे तो सभी प्लांट अपने पास किस प्रकार के आएंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सभी प्लांट अपने पास किस प्रकार के आ जाएंगे, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट या विषम युग्मजी प्रभावी। मतलब अपने कह सकते हैं कि जब अपने A लाइन का R लाइन के साथ अपने क्रॉस करवाते हैं तो अपने पास सभी जो प्लांट हैं वो क्या हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे। तो इस प्रकार अपने A लाइन का R लाइन के साथ क्रॉस करवा कर अपने जो राइस है इसके हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो शुरू वाले आपने जो 2-3 पॉइंट थे वो अपने याद रखने हैं कि जो A लाइन होती है वो होती है मेल स्टेराइल। मतलब A लाइन के अंदर जितने भी प्लांट होंगे उनको अपने किस रूप में काम में लेंगे, उनको अपने एज ए फीमेल प्लांट के रूप में काम में लेंगे। जो B लाइन होती है और जो A लाइन होती है उसके अंदर जो प्लांट होते हैं या जीनोटाइप होता है उनका किस प्रकार का होता है, वो होता है होमोजाइगस रिसेसिव। फिर थी अपनी B लाइन कि B लाइन के अंदर जो प्लांट होंगे वो होंगे मेल फर्टाइल, लेकिन वो अपने एज ए मेंटेनेंस लाइन अपने काम में लेते हैं क्योंकि वो किस प्रकार के होते हैं, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। फिर थी अपनी लास्ट में R लाइन मतलब रीस्टोरर लाइन, जो मतलब मेल फर्टिलिटी को रीस्टोर कर देती है, ठीक है, मतलब प्लांट को दोबारा फर्टाइल कर देती है। तो वो किस प्रकार का होता है, वो मेल फर्टाइल होते हैं और होमोजाइगस डोमिनेंट होते हैं। तो हमेशा हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए अपने A लाइन का R लाइन के साथ क्रॉस करवाते हैं और जब अपने A लाइन के नंबर बढ़ाने होते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ानी होती है सीड्स की,
तो अपने ए लाइन का बी लाइन के साथ क्रॉस करवाते हैं, क्योंकि वो एक मेंटेनेंस लाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो नोट्स हैं PDF है उसमें इस प्रकार का चार्ट भी बना हुआ है और एक अलग चार्ट भी बना हुआ है, अपने उसे भी बनाकर यहाँ पर समझ लेते हैं, जो CGMS को ही शो करेगा राइस के अंदर। ठीक है, तो अपने यहाँ पर हेडिंग लगाते हैं CGMS इन राइस। हेडिंग लगाते हैं अपने CGMS सिस्टम इन राइस। तो फिर वही प्रोसेस होगा। स्टार्टिंग में अपने पास क्या है, ए लाइन, इधर कौन सी लाइन है, बी लाइन। ए लाइन किस प्रकार की होगी, स्टेराइल होगी। बी लाइन किस प्रकार की होगी, फर्टाइल होगी। ठीक है, ए लाइन को अपने किस प्रकार शो करना है, इस प्रकार RF1 RF1 RF2 RF2। जो बी लाइन है इसको अपने किस प्रकार शो करना है, इस प्रकार RF1 RF1 RF2 RF2। जब इनके बीच में अपने क्रॉस करवाएंगे तो अपने पास वही 4 रेशो प्राप्त होगा अपने को, 1:1। लेकिन उसमें से अपने कौन से प्लांट सेलेक्ट करने हैं, ए लाइन वाले, क्योंकि अपने हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए बाद में ए लाइन का क्रॉस अपने किसके साथ करवाएंगे, आर लाइन के साथ। तो अपने वही प्लांट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, RF1 RF1 RF2 RF2। ठीक है, ये आ गई अपनी F1 जनरेशन आ गई। अब अपने इसमें हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने हैं, तो इसके बाद अपने क्या करेंगे, जो ये प्लांट होगा ये बना ही हुआ है यहाँ पर, अपने इसे अपने रफ कर देते हैं। ठीक है, उसके आगे स्टेप क्या होता है कि ये तो वो ए लाइन वाला प्लांट था ही, इसका अब अपने क्रॉस किसके साथ करवाना है, आर लाइन के साथ, जो क्या है फर्टाइल है और रिस्टोरर लाइन है। और इसका जो किस प्रकार का अपने बनाएंगे इसे, फर्टाइल, और किस प्रकार बनेगा ये, RF1 F1 F2 F2। और इसके बीच में जब अपने क्रॉस करवाएंगे तो S ये साइटोप्लाज्म को शो कर रहा है और ये कर रहा है न्यूक्लियर जीन को। ठीक है, तो किस प्रकार का बन जाएगा, RF1 RF1 RF2 और RF2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियस के अंदर जीन आ गए वो कौन से आए हैं, मेल फर्टाइल के या मेल फर्टिलिटी के जीन आए हैं। लेकिन जो फीमेल प्लांट ये था, और जो प्रोजेनी होती हैं उसमें से जो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आता है वो किससे आता है, मदर प्लांट से आता है। और ये जो मदर प्लांट है इसका साइटोप्लाज्म किस प्रकार का है, स्टेराइल है, मतलब इसके साइटोप्लाज्म में स्टेराइल जीन है। तो जो यहाँ पर जो अपना हाइब्रिड राइस है इसका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर कौन से जीन है, मेल स्टेरिलिटी के, लेकिन इसके न्यूक्लियस में कौन से जीन है, मेल फर्टिलिटी के। लेकिन दोनों में से डोमिनेंट कौन करेगा, जो न्यूक्लियस के अंदर जीन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपने हाइब्रिड राइस के सीड अपने पास आ जाते हैं। और ये सीड किस प्रकार के होते हैं, या ये जो सीड्स हैं राइस के किस प्रकार के होते हैं, फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपने 3 लाइन सिस्टम के द्वारा या CGMS सिस्टम के द्वारा अपने राइस के हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये अपना जो 3 लाइन सिस्टम था ये हो गया अपना कंप्लीट। एग्ज़ाम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन यही पूछा जाता है CGMS सिस्टम वाला, कि 3 प्रकार के सिस्टम हैं, 3 लाइन, 2 लाइन और 1 लाइन। तो जो ज़्यादा नंबर में 4 नंबर में या 15 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है CGMS के बारे में। ठीक है, न्यू टाइप के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 2 लाइन सिस्टम में से। ठीक है, और 1 लाइन में से कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता। तो अब अपने पढ़ते हैं 2 लाइन सिस्टम, 2 लाइन सिस्टम इन राइस। ठीक है, इसके अंदर अपने कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, इसके अंदर अपने पढ़ेंगे एनवायरनमेंट जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, जो अपने नॉर्मल पढ़ते हैं ना GMS, जिसे अपने कहते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, क्योंकि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर जो मेल स्टेरिलिटी को
प्रमोट करने वाले जीन होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे अपने क्या कहते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो इसी का ही एक आगे टाइप है एनवायरमेंटल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, ये आगे दो टाइप का होता है। इसका राइस के अंदर काफ़ी यूज़ किया जाता है, राइस के हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करने के लिए जो ये सिस्टम है EGMS वाला, इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है और चाइना के अंदर ही किया जाता है। ठीक है, चाइना में ही इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आगे दो टाइप का है, एक तो है TGMS और सेकंड है PGMS। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, TGMS, और सेकंड कौन सा है इसमें, PGMS। EGMS का क्या मतलब था, एनवायरमेंटल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जब एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण प्लांट्स में मेल स्टेरिलिटी आएगी। इसके दो टाइप थे, TGMS और PGMS। T का मतलब क्या है, थर्मो। ठीक है, थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और P का मतलब क्या है यहाँ पर, PGMS का मतलब क्या है, फोटो पीरियड। ठीक है, फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं TGMS के बारे में, थर्मो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें राइस के अंदर क्या होता है कि जब अपने प्लांट्स को 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर दे देते हैं। ठीक है, मतलब जो राइस के प्लांट हैं वो अपने फील्ड के अंदर लगे हुए हैं, जब उनको 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं। मतलब प्लांट किस प्रकार के हो जाते हैं, मेल स्टेराइल हो जाते हैं। ठीक है, राइस के अंदर सिंपल सा बस आपने याद रखना है। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर की, मतलब टेम्परेचर के प्रति वो सेंसिटिव होंगे। थर्मो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, कि जब राइस के प्लांट को 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया जाता है तो उसके जो पॉलन ग्रेन हैं वो क्या हो जाते हैं, स्टेराइल हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। मतलब जो प्लांट हैं वो किस प्रकार के हो जाते हैं, मेल स्टेराइल हो जाते हैं। फिर अपने पढ़ते हैं PGMS, फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, मतलब प्रकाश की अवधि, फोटो पीरियड मतलब प्रकाश की अवधि, कि जब राइस के प्लांट को, वो फील्ड में लगा हुआ है, कि जब राइस के प्लांट को 13 घंटे और 45 मिनट, 13 घंटे और 45 मिनट से ज़्यादा टाइम लाइट प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, कि जब राइस के प्लांट को 13 घंटे और 45 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए लगातार लाइट प्रोवाइड करवाई जाएगी तो उसमें भी जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, जो परागकण होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो स्टेराइल हो जाएंगे। मतलब जो राइस का प्लांट है वो क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो मेल स्टेराइल हो जाएंगे तो अपने उनमें क्या करवाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ठीक है, तो वो भी किस प्रकार के सीड हो जाएंगे, अपने पास हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये न्यू टाइप के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि EGMS की फुल फॉर्म क्या होती है, एनवायरमेंटल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, कि जब मतलब प्लांट के अंदर जो मेल स्टेरिलिटी आएगी वो एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जीन कौन से होंगे, न्यूक्लियर जीन होंगे। ठीक है, वो 1 पेयर भी हो सकते हैं, वो 2 पेयर भी हो सकते हैं, रिसेसिव जीन होंगे, 1 पेयर और 2 पेयर रिसेसिव जीन। कौन से जीन, न्यूक्लियर जीन के कारण मेल स्टेरिलिटी आती है। और कैसे आती है, उसके दो फैक्टर हैं एनवायरनमेंट के, एक तो TGMS मतलब थर्मो सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जब प्लांट टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव होगा, जब उसे अपने 23.3 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का टेम्परेचर प्रोवाइड करवाएंगे तो जो राइस का प्लांट है वो मेल स्टेराइल हो जाएगा। और जब अपने PGMS पढ़ेंगे मतलब फोटो पीरियड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, मतलब जब अपने प्लांट को 13 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए लाइट प्रोवाइड करवाएंगे तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगे। मतलब जो प्लांट है राइस का वो स्टेराइल हो जाएगा, मेल स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने ये जो दो मेथड पढ़े हैं, 3 लाइन मेथड और 2 लाइन मेथड, इनके द्वारा अपने राइस के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर आपको कहता हूँ कि इसमें से जो 3 लाइन मेथड है, जो CGMS वाला सिस्टम है, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत कम चांस है कि वो 2 जो लाइन सिस्टम है या 1 लाइन सिस्टम में से तो कभी पूछे ही नहीं गए। ठीक है, तो ये अपना जो राइस की क्रॉप थी वो होगी कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने स्टार्ट करेंगे मेज़ के बारे में। ठीक है,
स्टूडेंट्स अपने इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपका क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट है GPB 311, इसके अंदर आप जितनी भी क्रॉप्स पढ़ोगे उनके अंदर मेनली आपने क्या पढ़ना है, एक तो थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ना है उनका, बोटेनिकल नेम बॉटनिकल नेम पढ़ना है, अपने उसकी फैमिली पढ़नी है, क्रोमोसोम नंबर पढ़नी है। फिर अपने पढ़ोगे आप उसमें सेंटर ऑफ ओरिजिन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे कि कहाँ पर वो स्पीसीज़ हैं, ठीक है। उसकी फ्लोरल बायोलॉजी आप पढ़ लोगे आप, ठीक है। आप पढ़ोगे कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, या आप ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, या अपने उनके हाइब्रिड सीड अपने कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये पढ़ने हैं। तो इसमें से लगभग जैसे अपने बॉटनिकल नेम है उसका आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, क्रोमोसोम नंबर है वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे, उसमें समझने वाला कोई नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी स्पीसीज़ कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, उसको भी आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है। या जो फ्लोरल बायोलॉजी है उसे अपने थोड़ा सा समझा सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्लावर के अंदर कितने एंथर होते हैं, ठीक है, या कितने स्टेमन होते हैं, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, मतलब रट्टा लगाना पड़ेगा। और जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं, मान लो आपके सिलेबस में 20 क्रॉप्स हैं अलग अलग, 20 क्रॉप्स की आपको ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव याद करने होंगी, लेकिन याद करने का तरीका ये है कि 20 क्रॉप्स में से मान लो हर क्रॉप के 10 ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें से जो 6 या 7 ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है ना वो लगभग सेम होंगे हर क्रॉप्स के, ठीक है। जो पीछे बचे 3-4 जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव वो क्रॉप पर डिपेंड करता है कि वो क्रॉप सीरियल्स है, वो पल्सेस हैं, या किस प्रकार की वो क्रॉप्स है, उस टाइप के ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। बाकी जो 5-6 ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो लगभग हर क्रॉप में सेम ही होंगे कि हाई यील्ड हो, रेजिस्टेंट हो, ठीक है। इस प्रकार के जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव हैं वो सेम होंगे। और लास्ट में जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टॉपिक है इसके आपके सिलेबस में, वो है ब्रीडिंग प्रोसीजर, कि किस ब्रीडिंग मेथड के द्वारा इस क्रॉप की कौन सी वैरायटी तैयार की गई है, मतलब इंट्रोडक्शन के द्वारा राइस की कौन सी वैरायटी तैयार की गई है, या प्योर लाइन सिलेक्शन है, हाइब्रिडाइजेशन है, म्यूटेशन है, हेट्रोसिस है, जितने भी मेथड होते हैं ब्रीडिंग की, उनके द्वारा इसकी कौन कौन सी वैरायटियाँ तैयार की गई हैं, ठीक है। तो आपने ब्रीडिंग मेथड को नहीं याद करना, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि प्योर लाइन सिलेक्शन को डिस्क्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, या पेडिग्री मेथड क्या होता है, लेकिन आपने इसके प्रोसीजर को नहीं डिस्क्राइब करना। आपने याद क्या करना है, आपने ये रट्टा लगाना है कि राइस की कौन सी वैरायटी किस मेथड के द्वारा तैयार की गई है, हर क्रॉप के लिए आपने उसका ब्रीडिंग मेथड का याद रखना है कि इस ब्रीडिंग मेथड के द्वारा इस क्रॉप की ये वैरायटियाँ तैयार की गई हैं, ठीक है। तो ये आपके जो नोट्स हैं PDF है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आपने याद रखना है। जो आपके इस सिलेबस में से इस सब्जेक्ट में जो समझने वाली चीज़ है वो है इसके थोड़ा सा फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। बाकी जो आपको इस वीडियो के अंदर जो लेक्चर है, ठीक है, उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या पर्सनली कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे मेज़ के बारे में। थैंक यू।